नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। जी हां, बीजेपी की सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं। उन्होंने शिवमोगा में एक बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं जाग जाओ और अगर कोई घर में घुसकर हमला करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो। आपके पास कोई हथियार नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू को ही आप इस्तेमाल करो। इस बात पर कांग्रेस भड़क गई। जयराम रमेश ने कहा कि ये विवादित बोल हैं, ये हेट स्पीच है, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये जो पूरी सियासत हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये चुनाव से कैसे जुड़ते हैं, ये समझाएंगे डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बीच हैं। संजीव जी, ये बयान देना, उस जगह पर देना, किस तरह से चुनाव से जोड़ता है जो कि अगले साल होने वाले हैं? देखिए, ये मसला तो आगे बढ़ेगा। आपने खुद कहा, जयराम रमेश ने ये आज कहा है कि वो मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत जाएंगे और हेट स्पीच को लेकर के एक बड़ा स्पष्ट कानून है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके तहत वो कार्रवाई की मांग करेंगे। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अभी तक कर्नाटक में इस बयान के खिलाफ शिवमोगा में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि कुछ कांग्रेस से जुड़े लोगों ने मेल करके वहाँ के पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि इसको आप हेट स्पीच के कैटेगरी में डालें और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आप दर्ज करें केस, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है कर्नाटक, तो जाहिर है कि वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलना है और इसी कारण से हम इसे हेट स्पीच मानते हुए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रश्न देखिए ये है कि ये टाइमिंग जो है इस वक्त इस तरह के बयान की, वो क्यों है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर आप जानते हैं भोपाल से सांसद हैं और बड़े कद्दावर नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को उन्होंने भोपाल से हरा दिया था। और उसके पहले उनकी एक लंबी यात्रा है और वो यात्रा जो कि विवादों के कई पड़ावों से गुजरती हुई उनके सांसद होने तक पहुंचती है। और आज भी वो एक बम ब्लास्ट केस में आरोपी हैं और ये मसला जो है वो शायद अदालतों में लंबित है। तो ऐसे में अगर ये बोला गया है और उन्होंने बयान जब भी दिए हैं तो वो बड़े डिवाइसिव बयान होते हैं। तो अभी जो बोला गया वो क्यों बोला गया, अगर इसके मर्म में हम जाएं तो ज्यादा दूर नहीं जाना है। 2 महीने बाद आपको कर्नाटक चुनावी हलचल में तल्लीन दिखेगा और 2018 में जो चुनाव हुए थे, 2024 की असेंबली है वहां पे, उस असेंबली में 104 सीटें आई थीं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस और जेडीएस ने मिल करके वहां सरकार बनाई थी। वो सरकार बाद में गिर गई और उसके बाद येदियुरप्पा, जिन्होंने पूरा डिफेक्शन इंजीनियर किया था, वो बने मुख्यमंत्री। और थोड़े दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि येदियुरप्पा नहीं, अब एसआर बोम्माई मुख्यमंत्री होंगे। तो ये पृष्ठभूमि है। दूसरी समानांतर एक वहां पर बहस चल रही है बेलगावी को लेकर। महाराष्ट्र ये कह रहा है कि जो कर्नाटक का बेलगावी जिला है, जो सीमा का जिला है, जिसे बेलगाम भी कहते हैं, वो दरअसल मराठी लोगों का बसेरा है। वहां पर ज्यादातर 865 गांव महाराष्ट्रियन स्पीकिंग पीपल के हैं और उसे वापिस आप करिए, क्योंकि ये जो है जब राज्य गठन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956, उस वक्त की ये गलती है, इसको सुधारना पड़ेगा। अब एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ कर्नाटक, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कर्नाटक में चुनाव, और ऐसे में बेलगावी का मुद्दा, तो इस मुद्दे से भटकाया कैसे जाए? अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये भटकाने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ये जो पूरी पृष्ठभूमि है ये साफ कर देती है। कर्नाटक का सियासी समीकरण क्या कहता है? क्या वो हिंदू मुस्लिम वाला वहां पर फैक्टर काम करता है? आप इतने सालों की राजनीति आपने परखी है, क्या समझ में आता है? देखिए, 2018 का चुनाव कवर किया वहां पर और पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो उसमें जो ओल्ड मैसूर का इलाका है वो जेडीएस के पकड़ वाला इलाका कहा जाता है।
और जेडीएस यानी कि देवेगौड़ा की पार्टी, देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, एचडी कुमारस्वामी उनके बेटे, बड़े नेता। कांग्रेस की पकड़ वाला इलाका भी उनको माना जाता है। लेकिन जहां तक सवाल कोस्ट का है, वो कोस्टल इलाका जो है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत तेज है, क्योंकि इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। मैंगलोर से आ जाइए चिकमगलूर, उडुपी और पहुंच जाइए आप उत्तर कन्नड़ा, तो इन सब पूरे इलाकों में कहा यह जाता है कि पीएफआई का होल्ड है, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, और वो वहाँ की राजनीति को एक तरह से तय करती है। और उसकी अपनी एक पॉलिटिकल विंग है, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो एसडीपीआई से अपने कैंडिडेट भी खड़े करती है उस पूरे क्षेत्र में, हालांकि वोट नहीं लाती है। लेकिन पीएफआई, आप जान रहे हैं, जिस नाम आते ही जिस भावना का संचार होता है आज की तारीख में लोगों में, वो जग जाहिर है। और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी या वहाँ पर जो हिंदू वेदिके है, वहाँ पर और भी हिंदू संगठन है, श्री राम सेने है, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनसे भिड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बनाम वो जो एक कम्युनल लड़ाई है उस क्षेत्र में, और उसमें हाशिए पर चले जाते हैं कांग्रेस और जेडीएस के लोग। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में है मजबूत, और हमेशा सीटें आई हैं। देखिए 104 सीटें तो आई थी, 224 है वहाँ पर, 104 सीटें आई थी, तो इसका मतलब है कि पकड़ है। और 2008 में ही येदियुरप्पा ने दक्षिण का द्वार खोला था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब कर्नाटक में जीत दर्ज हुई थी और सरकार बनी थी वहाँ पर। और उसके बाद से फिर कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के शासन के बाद 2013 से 2008 से तो 5 साल येदियुरप्पा रहे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आ गई थी। और फिर कांग्रेस दोबारा जब ये आपके चुनाव हुए 2018 में, तो कांग्रेस 80 सीट ही ला पाई, 34 सीटें लेकर के आ गई जेडीएस, और दोनों ने मिल करके, हालांकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो स्थिति वहां पर थोड़ी सी ऐसी है कि फ्लूइड है। बीजेपी को जोर लगाना पड़ेगा। एक बेलगाम का मुद्दा है, दूसरी तरफ येदियुरप्पा नाराज है, वो लिंगायतों में सबसे बड़े नेता हैं, और दूसरे लिंगायत बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कहा गया है आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप पीछे रहिए। और नए जो बोम्मई साहब हैं, बोम्मई साहब में वो बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, वो जो एग्रेशन, क्योंकि उनके पिता एसआर बोम्मई यूनाइटेड फ्रंट के थे, तो वो उनके अंदर एक समाजवादी वो एक टोन है, तो वो उस तरह से आक्रामक हिंदू मुद्दों पर होते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या ये प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस प्रयास को धरातल पर पहुंचाने के लिए प्रज्ञा ठाकुर से बेहतर कौन? लेकिन सरकार भले ही वहां पर है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रज्ञा ठाकुर हमेशा से ऐसे विवादित बयान देती आई हैं, और हमेशा से इस बात को लेकर विवाद होता है कि वो ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं, और हेट स्पीच है ये तो। लेकिन आज तक कुछ ऐसे उन पर कार्रवाई हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। इस बार भी वो अपने आप को बचाने के लिए ये कह सकती हैं कि हम तो हिंदू जागरण का काम कर रहे थे, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए वो एक्सेप्शन तो है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि गांधी नहीं गोडसे वाली लाइन। और इसके अलावा मुझे याद पड़ता है हिमांशु 2019 में प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी चुनाव प्रचार चल रहा था, और एक इंटरव्यू में जो गांधी के लिए कही गई थी बातें, उस पर उन्होंने कहा था कि मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए वो चुनाव भी जीती, और वो माननीय सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, और जायंट किलर हैं, दिग्विजय सिंह को हरा करके आई। तो एक जो आंकड़ा 303 का है, उसमें तो वो है ही, उनके ऊपर सारे भारतीय जनता पार्टी के नियम लागू होते हैं, और अभी तक कोई ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। और जो एक संसद के भीतर भगवा समुदाय है, बहुत से लोग आजकल आप संसद के भीतर देखेंगे तो भगवा वस्त्रधारी हैं, और वो संख्या बढ़ी है। उसमें प्रज्ञा ठाकुर जो है वो अलग अपने आप को वो प्लेस करती हैं और दिखती भी हैं, और समय समय पर अपने इस तरह के बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं।
तो यह आकलन तो आपका सटीक है कि कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री ने माफ नहीं किया, शायद तभी वो कोई बहुत प्रोमिनेंट भूमिका में पिछले 3-4 सालों में हमें नजर नहीं आई। कोई मंत्री बनते हुए या जूनियर मिनिस्टर बनते हुए किसी आयोग में बहुत प्रमुखता, या कोई किसी राज्य की उनको जिम्मेदारी दे दी गई हो कि चलिए आप यहां चुनाव जिताइए, आप प्रभारी हैं, ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें अलग लाइन देता है। इतना मुखर लाइन भारतीय जनता पार्टी की है क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे अपने सांसदों से इस तरह की बातें कहलवाना चाहेगी? क्योंकि फिर उसके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कर्नाटक में ही जो प्रादेशिक स्तर के नेता हैं वो विरोध करने लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस तरह के बयान को वापस लीजिए। तो चूंकि कर्नाटक में वोट अगर आपको किसी एक ही वर्ग का लेना है तब तो ठीक है, पर आज की तारीख में हर कैंडिडेट के अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जिस कॉम्बिनेशन को साधती हैं प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों से, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स को शायद वो उतना मुफीद नहीं लगता हो। तो एक बहस तो हो गई है, फिर वो पीछे आ गई हैं। अब कांग्रेस जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये बहस चलेगी। अच्छा, कांग्रेस को भी इससे फायदा है। कांग्रेस को फायदा इस तरह से क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी वहां पर भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे और वो सबको मिलाकर चलने की, सौहार्द बढ़ाने की, प्यार से रहने की, प्यार बांटने की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे बातें हो रही हैं कि चाकू निकाल लो या फिर पता नहीं क्या होने वाला है इस देश के अंदर। हाँ, नफरत मोहब्बत वाली जो लाइन है राहुल गांधी की, उसके लिहाज से तो जाहिर है कि ये जो बयान आया है रविवार को, ये कांग्रेस को भी सूट करता है। अब प्रश्न ये है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं कर्नाटक की, उसमें ज्यादा लोगों को क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी की लाइन अच्छी लगती है या प्रज्ञा ठाकुर की लाइन अच्छी लगती है? लेकिन मैं ये कहूंगा, देखिए, सब कुछ के बाद असली तो वहां पर यह है कि वहां पर जो प्रमुख जातियां हैं उसको कौन साध पाता है। वोकालिगा किसके साथ हैं? डीके शिव कुमार आप जानते हैं, वहां कांग्रेस के पास हैं, बड़े नेता हैं, वोकालिगा समुदाय से आते हैं। या फिर जेडीएस के पास वोकालिगा ज्यादा जाते हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है। ओबीसी जो हैं वो आज की तारीख में कह सकते हैं सिद्धारमैया, चूंकि कुरुबा समुदाय से आते हैं और उनकी तरफ हो सकता है, वो मैसूर रीजन से आते हैं, उनकी तरफ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए वहां है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो उसी राज्य से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं और बड़ी संख्या दलितों की है वहां पर। तो कहीं ना कहीं एक लाइन बनती नजर आ रही है। वोकालिगा के कुछ वोट हो जा रहे हैं, उसके अलावा कुरुबा समुदाय पूरा सिद्धरामैया की वो भी 7-8% वोट है, उसके अलावा दलित समुदाय। और यहाँ तो एक सम्मान की बात भी आ जा रही है कि हमारे राज्य से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो क्या, और इसके अलावा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है क्या वो बटेगा? क्या वो जेडीएस के साथ जाना चाहेगा, या ओवैसी अगर पहुंच जाते हैं तो उनके साथ जाना चाहेगा, या फिर वो एक मुश्त कांग्रेस के साथ आएगा? क्योंकि शायद कांग्रेस ही ज्यादातर क्षेत्रों में हराने में केपेबल है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में केपेबल है। तो ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये जो जमीन बन रही है कांग्रेस की, ये थोड़ी लग रहा है कि रीजनेबली स्ट्रांग है। और इस कारण से अब, और दूसरी तरफ की जो जमीन है वो एक तो ये जो बेलगावी वाला मुद्दा है, इसमें आपको बताते चले हम कि 18 सीटें हैं बेलगावी में, और उसमें से 10 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, 8 ही सीटों पर कांग्रेस की जीत है। तो मतलब ये है कि ये हिला अगर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। हाँ, नए एक नया प्रदेश भी बनने की बात हो रही है कि वहां उस प्रदेश को, उस जगह को और विदर्भ को एक नया प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन ये बड़ी समस्या है सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या। लेकिन जो आपने जातीय समीकरण समझाया हम लोगों को, उसमें क्या प्रज्ञा ठाकुर का बयान फिट बैठता है कहीं पर भी? देखिए, अब ये तो जातीय समीकरण जो है ये अपने आप में एक विनिंग मार्जिन करीब करीब बना लेगा। तो इसको तोड़ा कैसे जाए? तो ये जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है हिंदू वोटों को गोलबंद करने का, और वो उत्तर कन्नड़ा और वो कोस्टल कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक में वो सफल भी है।
तो फिर क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। शिवमोगा में सभा बहुत सोच समझ कर लगाई गई। शिवमोगा से आते हैं येदुरप्पा, वहां की शिकारपुरा सीट से 7 बार लगातार वो जीते हैं या 8 बार लगातार जीते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी बहुल इलाका है, वो मजबूत इलाका है। अब वो संदेश क्या ओल्ड मैसूर रीजन में चला जाए? देखिए, ओल्ड मैसूर रीजन में बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है हिमांशु, कि टीपू सुल्तान का इलाका है। मैसूर जब भी आप नाम लेंगे तो हैदर अली और टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान और हैदर अली भी आज वहां विवाद का विषय है, क्योंकि टीपू ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया, हैदर अली ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया। ये एक थ्योरी वहां पर है और पूरे देश में भी गाहे बगाहे ये सामने आती रहती है। तो कर्नाटक चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम लाइनों पर होने जा रहे हैं और उसमें ये एक भूमिका निभाएगी। ये बयान जो है अपने आप में सामने आई है, जो आया है वो, या फिर जातीय आधार वहां जो है वो ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस की ताकत उसकी जातीय संरचना है और बीजेपी की ताकत हिंदू गोल। हालांकि ये मान लिया जाए कि कर्नाटक चुनाव की एक आहट, एक सुगबुगाहट जो है इस बयान के जरिए, इस राजनीति को साधने के जरिए देखने को मिल गई है, उसका एक नजारा देखने को मिल गया है। देखिए, अगर कोई चुनाव जिताता है नेता तो आप नाराज भी रहिए, लेकिन अगर चुनाव जिताता है तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कल को भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर जाती है तो लोग बोलेंगे कि उस दौर में जब टेंशन्स चल रही थी, श्रद्धा कांड हो रखा था, वो फिल्म एक्ट्रेस वाली घटना घट चुकी थी और उस दौर में जाकर के उन्होंने जिस तरह से बोला था, लगता है वो क्लिक कर गया है। वो कुछ लोग बाद में दोष देंगे अगर अच्छे नतीजे नहीं आए, कि हर जगह जाती हैं और वहाँ के चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वहाँ की चीजों को वो समझती नहीं है, कुछ भी बोल जाती हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन उन्होंने उनको जो आता है वो कर दिया है। अब देखते हैं कानून क्या करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अगर ये बयान दिया है कि हिंदू जाग जाइए और कांग्रेस इस पर भड़की है, तो फिर आगे क्या होने वाला है, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।